ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब देखो मैं यहाँ पे इसको ना ऐसा खींच के लाता हूँ यहाँ तक, क्योंकि मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मतलब मेरा फाइनल पॉइंट इस लाइन में आने को ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये ऐसी लाइन बनाऊंगा। अब मेरा कर्व देखो मैंने इमेजिन करके निकाला ना, मुझको पता नहीं था फाइनल आंसर क्या आएगा, तो मैंने इसको थोड़ा बाहर निकाला, आप इसके अंदर में निकालना इसको। ठीक है, देखो कैसे निकाला मैंने, समझ में आ रहा है? ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ए। अब पूछो डाउट। फिर से देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो तुमको 1 2 3 4 ये 4 प्रोसेस को एनालाइज करते आना चाहिए। ठीक है, अब इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करने का, इसको एनालाइज कर लो, ये डेटा लिख लो, सबसे पहले ये डेटा लिख लो। ठीक है, चलो आपका ये डेटा लिख लिया, पहले क्रॉस चेक कर लेना ये डेटा सही है या गलत। अब डेटा हमारा सही है, 101% हमने देख लिया डेटा सही है। अब डेटा सही होने के बाद क्या करने का, हर प्रोसेस को बारी बारी इसके हिसाब से बनाना। अब हमारे कौन सा ग्राफ बनने वाला है, टीपी, राइट, टी एंड पी ग्राफ बनने वाला है। सबसे पहले ए भी ड्रॉ करना है, तो देखो पी और टी, फिर दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों भी इंक्रीज हो रहा है तो किस तरह बना सकते हैं। वो तो कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस सिखाने मत लगाओ कि मैं आपको कॉमन सेंस भी सिखाऊं कि इस तरह से ड्रॉ होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये ड्रॉ करो, बन गया। उसके बाद बी टू सी, फिर से गोल मारो दो काम की चीज और उसको कॉमन सेंस से ड्रॉ करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सी टू डी, देखो सी टू डी ऑब्जर्व करो, देखो प्रेशर भी डिक्रीज टेम्परेचर भी डिक्रीज, तो नीचे ही कर्व आएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है, इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होने वाली है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक खींच के बनाया और फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाया, एरो अकॉर्डिंगली देंगे देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से बना। अब ये किसका सही आंसर राइट आया बताओ, ये आंसर किसका राइट आया? सर मेरा। कौन हो आप? विद्यासागर ना? विद्यासागर। ओके, विद्यासागर, करेक्ट, गुड। आंचल आपका आया राइट? नहीं सर, वो बनाया ही नहीं। अच्छा, अरे तुमको कल क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ऐसा लगा मुझको, मैंने तुमको जो क्वेश्चन दिया। अच्छा ठीक है, और रिया आपका राइट है क्या? रिया आपने कौन सा बनाया था? सर मैंने वो स्ट्रेट लाइन बनाया था ए बी और सी डी का। मतलब ये टीपी रॉन्ग हो गया क्या? रॉन्ग हो गया मतलब? हाँ, मतलब मैंने कर्व लाइन नहीं बनाई, स्ट्रेट लाइन बनाई उसके स्ट्रेट जगह। लाइन बनाई, ठीक है ठीक है, हम उसको बाद में और डिस्कस करेंगे, कर्व कब बनाएंगे स्ट्रेट कब बनाएंगे। ये रैंडम बना रहे हैं तो ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन बनाया ना, वैलिड वैलिड, चलेगा चलेगा। पर स्ट्रेट लाइन हर बार देखो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, वो पक्की इक्वेशन रहेंगी तो ही हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बिना हमको एविडेंस के हम लोग नहीं बना सकते, बस ये ध्यान में रखो। चलो कोई बात नहीं, बाकी बाकी सब सही बनाया आपने रिया? हाँ सर। ओके ठीक है, वेरी गुड, राइट मतलब आपका। चलो, और बाकी के बच्चों का मैं बताता हूँ जिन्होंने होमवर्क भेजा है। एक तो आप लोग क्या करते हो, जिसने सबसे पहले होमवर्क भेजा उसकी कॉपी मारते हो जैसा उसने लिखा है, तो कॉपी करना बंद कर दो। सबसे पहली बात तो कॉपी करना बंद कर दो। अगर आपको होमवर्क नहीं आता है तो मैसेज करके बताओ सर मुझको आ ही नहीं रहा है, और अगर आपका गलत आता है तो गलत भेजो, चलेगा, मैं सर से बात कर लूंगा। अगर फिजिक्स के होमवर्क में आप अगर गलत करते हो तो भी आपका होमवर्क वैलिड माना जाएगा। होमवर्क का इंटेंशन ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ गलत हुआ तो उसको हम सुधार लेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉपी मत करो, खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि मुझको कहाँ दिक्कत है, कहाँ पढ़ाई की जरूरत है। ये कॉपी कर रहे हो आप लोग, कॉपी कॉपी एक्सेप्ट। देखो पहली बात तो मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, अगर मैं होमवर्क देता हूँ तो इसका मतलब आपको कॉपी करना है जरूरी है। अगर आपको होमवर्क नहीं बना तो मुझको मैसेज करो सर मुझसे होमवर्क नहीं बन रहा, मैं या फिर ग्रुप पे मैसेज करो सर मुझसे होमवर्क नहीं हुआ, आपका होमवर्क वैलिड माना जाएगा। ठीक है, समझ रहा है? सर मुझसे होमवर्क नहीं हुआ, अगर आपने ये मैसेज डाला ग्रुप पे तो भी आपका होमवर्क वैलिड माना जाएगा। और आपकी जहां मिस्टेक होती है फोटो भेज दो, मेरा ये मिस्टेक हुआ सर मैंने ट्राई किया, आपके ट्राई को भी होमवर्क माना जाएगा। पर लेकिन कॉपी अगर पता चलता है, देखो कॉपी जो भी करता है समझ में आता है इसका किसने कॉपी किया। ठीक है, तो ये कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं होमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका होमवर्क वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने कॉपी किया होगा। ठीक है, वार्निंग समझ लो, जो समझना है वो समझो, कॉपी नहीं एक्सेप्ट होने वाली। और आप और एक आपके होमवर्क में मैंने ऑब्जर्व किया, आपको अगर मतलब सॉल्यूशन, ये बुक में ऑलरेडी सॉल्यूशन है, आपको कहा जाता है ये क्वेश्चन से वो क्वेश्चन करो, आप सीधा सीधा कॉपी करते हो बिना खुद से सॉल्व किए, है ना? सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉपी करते हो उनकी बात कर, सीधा कॉपी करते हो। ये कॉपी करेंगे तो क्या फायदा, होमवर्क क्यों दे रहे हैं हम लोग आपको? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, अगली बार से ऐसा होता है। मेरे फिजिक्स एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, अगर आपका मिस्टेक होता है
तो मिस्टेक भेजो, आपका मिस्टेक होमवर्क में काउंट होगा, ठीक है, आपका मिस्टेक होमवर्क में काउंट होगा। लेकिन कॉपी अगर पता चलता है तो वो आप सबमिट करने के बावजूद मैं आपको वो मैं क्रॉस मारने लगा दूंगा वहां, ठीक है। और अगर मैं होमवर्क देता हूँ तो अब मैं तो आपको ये सेम बुक का होमवर्क तो बिल्कुल नहीं दूंगा, अब भी ऐसा अलग ही दूंगा जो उसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं हो। देखते हैं ना आपको कितना सीख रहे हो, आपका कॉपी करके कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो ठीक है, हम लोगों ने इतना डिसाइड इतना कर लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम, चलो पीटी डायग्राम आपको होमवर्क, टीपी बना लिए ना, टीपी बना लिए, आपका होमवर्क है पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम ट्राई करो, फिर से बता रहा हूँ, ट्राई करो, गलत होता है तो मैसेज करो सर गलत हो गया, मैं आपको सोल्यूशन पर्सनली भेजूंगा। और आपने अगर आपका मिस्टेक का फोटो भेजा तो वो भी आपके होमवर्क में काउंट होने वाला है। बात खत्म। कॉपी करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि इसने कॉपी किया है। चलो पीटी होमवर्क ले लो। वीटी और टीवी में से कोई एक करता हूँ, कल मैंने टीवी किया था राइट, आज वीटी करता हूँ। देखो मेरे ख्याल से निशा, निशा आपका राइट है क्या ये निशा? हाँ सर राइट है, बस कर्व अपोजिट हो गया। कर्व अपोजिट हो गया तो ये मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में इस तरह की ऑप्शंस आते हैं जिसमें कर्व वगैरह, तो वो ध्यान से देना, ठीक है। ओके, हम लोग अभी ये पीटी आपका होमवर्क है, गलत हुआ तो भी चलेगा, ठीक है, आपका होमवर्क वैलिड माने जाएगा। टीपी हो चुका है। कल हमने टीवी किया था ना, टीवी किया था कि वीटी किया था? ये दोनों में से कौन सा किया था हमने कल? टीवी किया था। टीवी की यस क्या हाँ टीवी किया था ना, वीटी करते, चलो आ जाओ। टीवी टीवी किया था, वीटी करते, आ जाओ। वी यहाँ पे बनाएंगे, टी यहाँ बनाएंगे। ये मैंने गिवन डेटा लिख लिया, ये गिवन डेटा मुझे तीनों भी चारों भी ग्राफ में काम में आने वाला है, ठीक है। देखो किस तरह से काम आएगा। चलो हमारे काम की चीज देखो क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी मेरी। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी ऐसे बना लेता हूँ, बना लिया, ठीक है। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं बीच में बना, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब देखो ये टेम्परेचर है, एरो यहाँ दे दूंगा, ये हो गया ए टू बी। अब बी टू सी देखो, बी टू सी में देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब अब वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन इमेजिनरी बनाता हूँ। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज। वॉल्यूम क्या बोल रहा है, लेट मी चेक, इंक्रीज। तो मैं ऊपर बनाऊंगा 100%, ये एरो ऊपर आ गया, बी टू ए बी सी, ठीक है, बी टू सी। अब सी डी देखो, सी डी देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अब मुझको डायरेक्शन नहीं पता, इधर जाएंगी इधर जाएगी। देखो टेम्परेचर डिक्रीजेस, एरो इधर आने वाला है, बना लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो ये हो गया डी, राइट। अब डी टू ए देखो, डी टू ए क्या चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब वर्टिकल लाइन आएगी, चलो बना लिया वर्टिकल। मुझे आइडिया नहीं है एरो का। अब यहाँ देखो एरो कैसे दूंगा मैं, वॉल्यूम डिक्रीजेस मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये मेरा बन गया। और इसके अंदर मुझे वर्क नहीं, इसके अंदर वर्क नहीं मिलेगा, वर्क मुझे सिर्फ इसके अंदर मिलेगा, पीवी डायग्राम के अंदर, ठीक है। पर वर्क मुझे सिर्फ पीवी डायग्राम के अंदर मिलेगा, इसलिए पीवी डायग्राम ही निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको पीटी डायग्राम सिर्फ बनाना है। चलो पीटी डायग्राम आपका होमवर्क बनाना है, और जहां मिस्टेक हुआ वो मिस्टेक फोटो भेजना है, आपका वैलिड रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। हो गया सर। ठीक है, देखो आपको होमवर्क इस इंटेंशन से देते हैं कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ना कि आप डोंकी वर्क करते बैठो। कॉपी करने में कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है? डोंकी वर्क नहीं करना है। डोंकी वर्क अगर आपको कॉपी करना ही है तो फिर मत करो, बोल दो हम लोग कॉपी कर रहे हैं सर, ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है? इतना सारा होमवर्क मिलता है तो इतना सारा होमवर्क सिर्फ कॉपी करने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर उससे आपको सीखने को नहीं मिल रहा है तो बोलो, हम लोग बात करेंगे, होमवर्क कम कर देंगे, आपका लोड कम कर देंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, मेन चीज। ठीक है, मैं इतना होमवर्क क्यों नहीं देता, फिजिक्स का होमवर्क क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझको पता है आपको बाहर का दूसरा भी होमवर्क है, ये नोट्स कंप्लीट करने होते हैं,
हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्यों करवाते हैं? मैं तो आपको होमवर्क दे सकता हूँ, मेरा काम कम कर सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? डोंकी वर्क नहीं करना है, आपके मिस्टेक्स को फोटो भेजना है, वो वैलिड हो जाएगा। फिजिक्स में आज से ऐसा ही होगा, ठीक है? जरूरी नहीं कि आंसर करेक्ट है, रॉन्ग आया तो भी चलेगा, बस आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। मेहनत काउंट होंगी, होमवर्क मतलब आपका मेहनत। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज limitation of first law. Next topic is limitation of first law. Limitation of फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस, ठीक है? फर्स्ट लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? बताओ जल्दी से, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ के बारे में जो चीजें पता है जल्दी बताओ। du equals to फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको जो चीजें पता है जल्दी बताओ। एक्सप्रेशन बताओ, वर्ड्स बताओ। energy can neither be created nor destroyed, can be converted into one form to another. Which energy is converted into which energy? कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? फर्स्ट लॉ पे इतनी न्यूमेरिकल किया, आपको फर्स्ट लॉ नहीं आता। एक्सप्रेशन क्या है फर्स्ट लॉ का? dq is equals to du plus dw. लिख लेते हैं। करेक्ट, dq is equals to du plus dw, ठीक है? इसके बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि heat energy is converted into work energy. बस 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 खत्म। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी, ठीक है? यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है? समझ में आ रहा है? यही फर्स्ट लॉ है, हीट का कन्वर्ट, हीट इज वर्क, वर्क इज हीट, दिस इज फर्स्ट लॉ, बात खत्म। फर्स्ट लॉ को अगर आपको कोई आपको अगर फर्स्ट लॉ डिफाइन करना बोलता है तो जैसा एनर्जी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन का जो कहा वो भी कह सकते हो, हीट इज वर्क, वर्क इज हीट ये भी कह सकते हो, या फिर ये एक्सप्रेशन बता दो, फर्स्ट लॉ आपका समझ में आ जाएगा सामने में, ठीक है? फर्स्ट लॉ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बोलता है तो ये सबसे पहले बताना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बता सकते हैं, वो लास्ट में बताना। ये इक्वेशन पहले बताना, फिर ये बताना, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना, ठीक है? फर्स्ट लॉ के बारे में अगर आपको कुछ बताना होगा तो, ठीक है? हम इसके लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है? हीट इज वर्क, वर्क इज हीट, मतलब जितना हीट होता है उसका यूटिलाइजेशन वर्क में हो जा रहा है, जितना हीट देता हूं मैं उसका यूटिलाइजेशन वर्क में होता है। बट एक्चुअल में हम लोग देखा जाए तो जितना हीट देता हूं मैं उसका यूटिलाइजेशन वर्क में नहीं होता। मतलब अगर मैं हीट दे रहा हूँ 100 जूल से 100 वर्क नहीं मिलता। 100% इफिशियंसी वाली इंजन मुझको आज तक मिली ही नहीं है, ठीक है? देयर इज लॉस इन सम प्लेसेस, राइट? देयर इज लॉस इन सम प्लेसेस। अब उस लॉस की वजह से हमको फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस मिलते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन सुन लो, सबसे पहला लिमिटेशन फर्स्ट लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ स्टेज law says that heat is completely converted into work. First law बोलता है heat is converted into work, but in real life it is not possible. And first law doesn't talk about
देखो क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ सेज दैट हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, हीट जो है वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट होती है, ठीक है, 100% कन्वर्ट, ठीक है, बट इन रियल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट लॉ डजंट टॉक अबाउट द रीजन ऑफ लॉस, क्यों रीजन हुआ उसके बारे में बात नहीं करता, उसके बारे में बात नहीं करता, एंड 100% conversion is not possible, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, देखो एग्जाम्पल, साइक्लिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ये है फर्स्ट लॉ, राइट, साइक्लिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, साइक्लिक प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हमने अजम्पशन करके आइडियल मानी, राइट। अगर मैं रियल कंडीशन में देखता हूँ, रियल कंडीशन में अगर मैं देखता हूँ साइक्लिक प्रोसेस में, तो डी क्या होता है बताओ, साइक्लिक प्रोसेस में डी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस में, 1 2 3 4 5 कितनी होती है, 0 जीरो जीरो, क्यों, क्योंकि देखो वो इनिशियल स्टेट पर वापस आता है, और साइक्लिक प्रोसेस का डी का फॉर्मूला क्या होता है, NCVDT, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल का टेम्परेचर जो था फाइनल का टेम्परेचर वही होता है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, और DU 0, अगर ये 0 हो गया साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब DQ इज इक्वल टू DW होगा ना, है ना, इट इज नॉट, ठीक है, इसलिए तो हम लोग सारी चीजें आइडियल मानते हैं, रियल केस में फर्स्ट लॉ का ये लॉस है, और वो कितना लॉस, कितना है, कितना परसेंट है वो नहीं पता, तो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन लिख लो, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन आपके बुक में क्या लिखा है जरा देखो, लिमिटेशन नहीं लिखा। चलो फर्स्ट लॉ का ये लिख लिया हमने, ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखो क्या बोलता है वो, ठीक है, बोलो बोलो, वो हाँ, about the क्या है, talk about the, फर्स्ट लॉ वो डजंट talk टॉक अबाउट द about the क्या है, रीजन ऑफ लॉस, of रीजन ऑफ लॉस, reason. रीजन ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, एंड 100% कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, और ये मैंने आपको रीजन भी दे दिया क्यों पॉसिबल। चलो मतलब ये जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन है, रियल में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फर्स्ट लॉ का सबसे पहला लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन देखो, स्टेटमेंट पहले देख लूं, फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ में अब देखो हीट का अगर मैं फ्लो की बात करूं, हीट के फ्लो के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये समझो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट, ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब बताओ हीट कहां से कहां फ्लो होने वाली है, बताओ, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट टू विच ऑब्जेक्ट, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट टू विच ऑब्जेक्ट, हीट कहां से कहां फ्लो होने वाली है, फ्लो ऑफ हीट बताना है, हाँ, हॉट से कोल्ड। चलो दे दो, एरो दे दो। अच्छा मेरा अब सवाल है, मेरा सवाल है वाई, पहला सवाल
पहला सवाल है वाई। सेकंड क्वेश्चन है वाई नॉट कोल्ड टू वाटर। Because Why hot not is cold to temperature to- ज्यादा है. इसका टेम्परेचर ज्यादा है। ओके TH इसको बोलते हैं TC, मतलब TH इज ग्रेटर देन TC, राइट? इसलिए पर ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना, क्यों नहीं होता? पर लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेता हूँ, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट जाती है। ऐसा ही क्यों होता है? पर हाई टू लो क्यों जाती है, लो टू हाई क्यों नहीं जाती? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? यार शिवम तेरा आवाज नहीं आ रहा। थर्मल इक्विलिब्रियम। सुनो मेरी बात, ये हमको भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है, ये किसी को भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब नेचर खुद ब खुद, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए। थर्मल इक्विलिब्रियम तो ये भी अटेंड कर सकता है ना। अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है, थर्मल इक्विलिब्रियम, लेकिन क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है? लूज ही क्यों कर रहा है? इट कन्वर्टेड इनटू वर्क। चलो बात करते, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होने वाली चीज है। नेचर कोई चीज है, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, नेचर जो है ना, नेचर जो है खुद ब खुद कर, देखो ये नेचर कुछ चीजें खुद ब खुद करता है, राइट? जो चीजें खुद ब खुद होते हैं, अपने आप होती है, उसे हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हीट यहाँ से यहाँ ही फ्लो होने वाली है ना। हो सकता है कुछ करे थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, लेकिन हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है, खुद ब खुद नहीं होता है। और फर्स्ट लॉ इस चीज के बारे में बात ही नहीं करता, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात ही नहीं करता। फर्स्ट लॉ बोलता ही नहीं हीट का फ्लो हॉट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्यों हुआ, है ना, इसके बारे में पर्टिकुलर रीजन नहीं बताता। सबसे पहले ये चीज फोटो बना लो आप लोग ना, ये क्वेश्चन लिख लो, व्हाई नॉट। अगर फर्स्ट लॉ का मैं क्वेश्चन पूछूंगा व्हाई दिस व्हाई नॉट दिस, तो फर्स्ट लॉ के पास कोई रीजन नहीं रहेगा, और दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ डजंट टॉक अबाउट द हीट फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, है ना, दिस इज द लिमिटेशन। फिर इससे इसको ही सॉल्यूशन बनाने के लिए फिर हमने सेकंड लॉ निकाला। तो पहले लिमिटेशन समझ, लिमिटेशन क्या है, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट क्यों नहीं फ्लो होता, उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। इसका फोटो निकालो, मतलब सेकंड एक्सप्लेनेशन के पहले यहाँ पे 2 लिख लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग रीजन लिखेंगे, मेन रीजन क्यों ऐसा हो, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन लिखेंगे। चलो इसका फोटो ले लो, आई होप आपने फोटो ले लिया होगा। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, लिमिटेशन नंबर 2। First law doesn't talk about heat flowing from low temperature to high temperature. ठीक है, it only talks about second point, it doesn't give any reason for spontaneous process. ठीक है, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, हॉट से
कोल्ड गया, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में मेन मतलब इसके बारे में पर्टिकुलर रीजन या फिर पर्टिकुलर बातें नहीं करता फर्स्ट लॉ, इसका लिमिटेशन। ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो फर्स्ट लॉ हमको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो इसका फोटो बना लो। अब हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस की वजह से ही हमको सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ा। तो देयर आर टू, मतलब सेकेंड लॉ के भी दो टाइप, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फोटो ले लो। सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि 100% कन्वर्जन होता है ना, ये जो है यही उसका सबसे पहला लिमिटेशन है, 100% कन्वर्जन नहीं होता। सेकंड लिमिटेशन ये है केवल फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर अगर हीट फ्लो होंगी तो किस तरह से होंगी, उसको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में वो बात नहीं करता। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी बात नहीं करता, क्यों होता क्या होता, सिर्फ होता, बात खत्म। ठीक है, सिर्फ होता है ऐसा बोलता है, पर क्यों होता किसलिए होता रीजन हमको सेकंड लॉ रीजन देगा अभी क्यों होता है, ये किसलिए होता है। चलो सेकंड लॉ लिखेंगे हम लोग, आपका ये हो चुका होगा सेकंड। देखो सेकंड लॉ जो है ना, सेकंड लॉ जो है वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करता है, खुद ब खुद होने वाली चीजों के बारे में बात करता है। और स्पॉन्टेनिटी, खुद ब खुद होना, इसको पता करने के लिए बेस्ट तरीका होता है एंट्रोपी का, एंट्रोपी का फाइंड करना। लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग एंट्रोपी का डिस्कशन नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब समझो अभी क्लॉसियस दो स्टेटमेंट है, प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, इनके बाद आता है हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। तो हमारे ये दो स्टेटमेंट तक हम लोग रुक चुके हैं। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इन दो स्टेटमेंट का एप्लीकेशन क्या है रेफ्रिजरेशन में, उसके बारे में बात करेंगे, फिर खत्म करेंगे। तो मतलब हमारे सिलेबस में हम लोग एंट्रोपी के बारे में डिस्कस तो नहीं करेंगे, स्पॉन्टेनिटी के बारे में, राइट। हम सिर्फ दो जो स्टेटमेंट है उनके बारे में बात करेंगे, सेकंड लॉ, और उनके डायरेक्ट एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, हीट पंप कैसे काम करता है। ठीक है, अभी तक हमने हीट इंजन समझा है, अब हम लोग रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और एसी कैसे काम करता है वो सीखेंगे। ठीक है, वो समझने के लिए सेकंड लॉ पहले समझना पड़ेगा। सेकंड लॉ देखो लिमिटेशन क्या कहते हैं। सेकंड लॉ को मैं सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट है उसको इंजन लॉ भी कहते हैं, या फिर उसको केल्विन लॉ या फिर स्टेटमेंट है, इंजन लॉ और स्टेटमेंट और केल्विन, एक मिनट, चलो छोड़ो यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, इसको बोलेंगे देखो केल्विन प्लैंक्स लॉ, हीट लॉ, इंजन लॉ या फिर केल्विन प्लैंक्स लॉ, इसको बोलेंगे हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट या फिर रेफ्रिजरेटर लॉ,